जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल 92 एड्यू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 5 का सेकंड टॉपिक। पहला टॉपिक हम काफ़ी दिनों पहले बना चुके थे, अब सेकंड टॉपिक अब मैं धीरे धीरे इसके बाकी टॉपिक्स भी डाल दूंगा यूट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 5 का दूसरा टॉपिक, अस्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण। अस्थायी धारा क्या होती है और इसके लिए क्या होता है सातत्य समीकरण, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब अस्थायी धारा तो पता है, जो धारा समय के साथ नहीं बदलती। तो अस्थायी धारा उल्टा हो जाएगी, जो धारा समय के साथ बदलती है, मतलब ऐसी धारा। ध्यान सुनना। और इस वीडियो के मैं नोट्स जो हैं वो वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है। हाथ से लिखे मेरे नोट्स वीडियो के लास्ट में आपके डाल दूंगा, ठीक है। तो अस्थायी धारा ऐसी धारा जो विद्युत परिपथ में धीरे धीरे बढ़कर अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़कर अपने अधिकतम मान तक पहुंचती है या फिर धीरे धीरे घटकर अपने शून्य मान प्राप्त करती है। समय के सापेक्ष धारा बदलती है, वो अस्थायी धारा कहलाती है, ठीक है। मतलब अस्थायी धारा हमारी एक्स वाई जेड इन पर डिपेंड करेगी, साथ में टी पर भी डिपेंड करेगी, समय पर भी अस्थायी धारा डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हुई अस्थायी धारा। अब इसके बाद हम इसका सतत समीकरण निकालते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आवेश संरक्षण क्या होता है कि जितना आवेश आता है उतना आवेश जाता है। नॉर्मली भाषा में बता रहा हूँ, जितना आवेश कहीं से जाएगा उतना ही वापस बाहर निकल जाएगा। मतलब आवेश ना ही नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है कहीं से, ठीक है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी क्षण एस द्वारा घिरे आयतन V में प्रवेश करने वाला आवेश किसके बराबर होगा? V से निकलने वाले आवेश के। प्रवेश करने वाले आवेश की दर बराबर V से निकलने वाले आवेश की दर, दोनों बराबर है। क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है ये कि जितना आवेश जाएगा उतना आएगा, उतना आवेश बाहर जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लिखते हैं धारा घनत्व के रूप में। धारा घनत्व J वेक्टर बराबर I/A, ये होता है धारा घनत्व का फॉर्मूला। तो A इस तरफ जाएगा, मतलब इस तरफ डबल इंटीग्रेशन लग जाएगा। तो आवेश की दर क्या हो जाएगी यहाँ पर? डबल इंटीग्रेशन J वेक्टर dA वेक्टर, इसे हम लिखेंगे धारा घनत्व के रूप में। और बराबर निकलने वाले आवेश की दर, आवेश से निकल रहा है मतलब आवेश की कमी हो रही है, तो यहाँ पर लगेगा माइनस चिन्ह और dQ/dt। ये कहाँ से आया? I बराबर Q/T वाले फॉर्मूले से, ठीक है। हमने थोड़ी सा आवेश माना इसलिए dQ/dt यहाँ पर हमने ले लिया। दोनों तरफ आवेश की दर लिखी है, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और ऋण चिन्ह क्या बताता है कि जो आवेश है इससे निकलने पर आवेश में कमी हो रही है, ठीक है। अब अगर आवेश का आयतन घनत्व अगर आवेश का आयतन घनत्व रो है तो S द्वारा घिरे आयतन में आवेश, मतलब जो हमारा क्षेत्रफल है S कोई क्षेत्रफल है, तो इसके द्वारा पूरे आयतन में आवेश कितना हो जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dV होगा ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अगर हमने एकांक में माना dQ तो टोटल Q ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dV। अगर हमने इसका आयतन रो माना है तो हमने इस आयतन में एकांक आयतन में कितना आवेश माना है? dQ, ठीक है। तो संपूर्ण आयतन में Q बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dV। रो क्या है? आयतन घनत्व है, ठीक है। समझ में आई बात? इस इक्वेशन नंबर 2 डाल दो और Q का मान 1 में रख दो, मतलब 2 से Q का मान 1 में रखने पर, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन J वेक्टर dA वेक्टर बराबर -d/dt ट्रिपल इंटीग्रेशन रो dV। यहाँ भी लगा दो, यहाँ पर S लिख दो, ठीक है। इसे थोड़ी हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो डबल इंटीग्रेशन J वेक्टर dA वेक्टर बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन -d, इस यहाँ पर डेल आ जाएगा क्योंकि अंदर d और लगा है, डेल ρ/del t इंटू dV। इसे इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं 3। अब इसके बाद एक आपने फर्स्ट ईयर में प्रमेय पढ़ी, उसका यूज़ अधिकतर होता है सेकेंड ईयर में, गॉस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय का यूज़ फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय आपने क्या पढ़ी है?
डबल इंटीग्रेशन, उसमें कुछ अलग है, उसमें ये नहीं कि या उसमें जे है तो जे ही लिखना है, उसमें अलग है, हम कुछ भी ई वेक्टर, कुछ भी जो ई वेक्टर है वहाँ पर ये इस वेक्टर की जगह वो वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो जे वेक्टर डी ए वेक्टर बराबर ट्रिपल इंटीग्रेशन वी, और ये डाइवर्जेंस के बराबर होता है, जे वेक्टर डी ए वेक्टर, ई रख दो तो ये बराबर है, कोई भी वेक्टर राशि इसमें रख दो ये इक्वेशन बराबर होता है, ये इक्वेशन सेम ही रहता है। किसी भी सदिश का जो क्षेत्र समाकलन होता है, पृष्ठीय समाकलन होता है, वो उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। बस ये कहती है गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। तो इसी भी क्वेश्चन नंबर 4 डाल दो। अब देखो ये दोनों के ये वाले पार्ट सेम है, तो इन दोनों पार्ट्स की तुलना करने पर, ये पार्ट सेम है ना, तो इक्वेशन 3 और 4 की तुलना करने, तो अब करें हम समीकरण 3 और 4 की तुलना। तो उस तरफ क्या था, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर डीवी था बराबर माइनस ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डीवी, ये था। इस तरफ से इसे इस तरफ ले आओ तो ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इंटू डी वी बराबर 0। ठीक है ना, मैंने एक स्टेप अब डायरेक्ट कर दिया है। अगर इसे पूरे को लाओ, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन को भी साथ में लाओ, फिर इसके बाद हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन और डी भी कॉमन कर लिया है, तो ये बस बचेगा। अब इसका जो समाकलन है इसका 3 बार अवकलन कर दो, इस तरफ 0 ही रहेगा, इसका 3 बार अवकलन कर देंगे तो ये इस तरफ 0 ही रहेगा, 0 का अवकलन 0 बार बार होगा। तो क्या बचेगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर बराबर माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। इसे उस तरफ पक्षांश जब ये इसके बराबर, देखो एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, डाइवर्जेंस ऑफ जे वेक्टर बराबर प्लस यहाँ पर प्लस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0, तो इसे हमने उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो ये आ गया। और ये होता है अस्थायी धारा के लिए सतत समीकरण। ठीक है, ये होता है अस्थायी धारा के लिए सतत समीकरण। इसके साथ ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं मैक्सवेल के समीकरणों के साथ। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे अगला टॉपिक होगा हमारा मैक्सवेल के समीकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो। ठीक है, तो इसके बाद हम उसकी वीडियो डाल देंगे। और अब बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।